हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB EVGC काउंसलर एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम डेट आउट हो गया है, 20 फ़रवरी को ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऑनलाइन मीडियम में ये एग्ज़ाम होगा और अब तक आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी। अब जो टाइम बचा हुआ है वो मोस्टली रिवीजन का टाइम बचा हुआ है और अब लगभग 20-21 दिन ही शेष रह गए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन लास्ट के 20 डेज़ को आप कैसे यूटिलाइज़ करें, आप इसको कैसे यूज़ करें, किस सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करें, कहाँ पे ज़्यादा ध्यान दें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे इसके सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि DSSB EVGC का एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम पेपर आपका 2 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट पार्ट आपका जनरल अवेयरनेस होता है। जनरल अवेयरनेस में आपके टोटल 5 सब टॉपिक्स हैं: हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और करंट। तो यहाँ पे एक एक करके इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिंदी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन सभी से आपके 20 क्वेश्चंस होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। अब यहाँ पे हिंदी की हम बात करते हैं। तो हिंदी में बेसिकली जैसा कि ऑलमोस्ट सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो सिलेबस होता है हिंदी का, यानी कि संधि, समास, अलंकार, पैसेज भी होगा, एक पैसेज भी हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, मतलब यही चीज़ें होंगी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। तो इस तरह की ही चीज़ें यहाँ पे होंगी। हिंदी मतलब एक लेवल का ही होगा, ज़्यादा टफ आपका नहीं होगा। ये आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हैं। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए हिंदी बिल्कुल भी टफ नहीं होगा, एक नॉर्मल ही लेवल होगा, एवरेज लेवल होगा। इसको आप इजीली कर लेंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी तो ध्यान में रखना है कि जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसको आप टच ना करें। जिसके लिए आप डैम श्योर हैं कि यही आंसर होगा, आप उसी को टिक करें। और हिंदी में आप एटलीस्ट, अगर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो आपको क्लियर करके ही आना है यहाँ पे। इसके बाद में इससे ज़्यादा करते हैं, प्लस करते हैं तो मच बेटर, बहुत अच्छा है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो आप इसके लिए संधि है, समास है, अलंकार है, इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद में संधि विच्छेद से भी एक आध क्वेश्चन रह सकता है, पर्यायवाची से क्वेश्चन रह सकता है, स्पेलिंग से भी क्वेश्चन होता है। स्पेलिंग, राइट स्पेलिंग कौन सी होगी उसको बताना होता है। तो इससे यहाँ पे क्वेश्चंस आपके होंगे। इसकी तैयारी आप कैसे करें? अब लास्ट के 20 डेज़ में आप हिंदी पे कितना टाइम दें? तो हिंदी के लिए मैं कहूँगी कि जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनके लिए हिंदी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगी। उनको बस एक बार चीज़ों को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है कि वो चीज़ों को कैसे एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं तो उनका वो क्लियर हो जाएगा। तो हमारे यूट्यूब पे इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, किसी भी टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, या अगर आपके पास कोई प्रॉपर बुक है तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे देखना और सुनना, यहाँ पे हियरिंग और यहाँ पे जो आपका विजुअल जो मेमोरी होती है वो ज़्यादा बेटर होती है, मच बेटर होती है। तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं। किसी भी एक टॉपिक को आप रोज़ भी कर लें। एक दिन आपने समास कर लिया, एक दिन आपने अलंकार कर लिया, एक दिन आपने संधि कर ली, इस तरह से आपने कर लिया। एक दिन आपने कुछ पर्यायवाची शब्द देख लिए, तो ये हिंदी का सिलेबस आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगर एवरी इसके लिए अभी भी अब अगर आप बस 10 मिनट का टाइम निकालते हैं हिंदी के लिए तो हिंदी का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद हाँ, वैसे बच्चे जो कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनके लिए हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ स्पेल मिस्टेक्स होंगे उनसे, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे टाइम देना होगा। एक एक टॉपिक को करें, समझिए, और अगर कोई बुक है तो उससे प्रैक्टिस करिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपके पास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोई भी बुक है जिसमें कि हिंदी का सेक्शन दे रखा है तो उसको आप करना स्टार्ट कर दें। ज़रूरी नहीं है कि DSSB EVGC का एग्ज़ाम है तो इसके ही आप MCQs को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हिंदी का सिलेबस ऑलमोस्ट सब जगह सेम ही होता है। तो यहाँ पे आप इससे इस लेवल का कोई भी, और अगर अदर एग्ज़ाम के भी अगर आपके पास कोई बुक हो, प्रैक्टिस सेट हो, तो उससे भी आप प्रैक्टिस करते जाइए। मतलब टॉपिक को पढ़िए और उसकी प्रैक्टिस भी करिए। इसके बाद अब बात करते हैं इंग्लिश की। अब यहाँ पे जब इंग्लिश में हम आते हैं तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं तो वो यहाँ पे ग्रामर उनका मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों से थोड़ा सा बेटर होता है। तो उनके लिए यहाँ पे इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, उनके लिए हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इंग्लिश के लिए भी प्रॉपर यहाँ पे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ आपके सैनोम से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ अपोजिट वर्ड्स पूछे जाते हैं, कुछ सिमिलर वर्ड्स पूछे जाते हैं। इसके बाद में कुछ सेंटेंस दे दिया जाता है जिसमें बताना होता है क्या करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, या फिर मिस स्पेल्ड वर्ड्स पूछे जाते हैं, मतलब स्पेलिंग चेक करी जाती है। तो मतलब बेसिकली यही आपका सिलेबस होता है। कोई वर्ड दे दिया जाता है, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच लगानी होती है किसी सेंटेंस में, या वर्ड को बताना होता है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है।
प्रीपोजिशन लगाने का क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली इंग्लिश में आपके यही सारे सेक्शन होते हैं। प्रीपोजिशन को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा कंजक्शंस को पढ़ लीजिए, कुछ एक दो आइटम्स हो सकते हैं। तो बेसिकली फ्रेजेस और आइटम्स आपको पढ़ के भी समझ में आ जाता है कि उसका क्या मीनिंग होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे कि सिमिलर वर्ड्स और अपोजिट वर्ड, ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है क्योंकि सारे वर्ड्स के बारे में पता नहीं होता। तो यहाँ पे जो पार्ट आप कर सकते हैं उस पार्ट पे फोकस करिए। जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को तो बिल्कुल आप कर ही लें, और उसके साथ ही साथ में कंजक्शन, एक दिन आप कंजक्शन को दे दें, एक दिन आप प्रीपोजिशन को दे दें। इसके बाद में तो एक दिन का टाइम आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को दे दें, यानी कि कोई पर्टिकुलर वर्ड पूछ दिया और अब आपको ऑप्शन बताना होता है कि इसमें जो पर्टिकुलर वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, क्या है। तो एक एक दिन में मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को 2 सेक्शन या 3 सेक्शन में पढ़ के जितनी आपकी कैपेसिटी हो उसको करके आप इसको कर सकते हैं। मतलब अगर इंग्लिश की बात करें तो बेसिकली इसमें आप 14 तक का स्कोर ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, रीजनिंग पे। रीजनिंग से भी आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे भी बेसिकली रीजनिंग बहुत ही नॉर्मल ही लेवल का होता है, एवरेज लेवल की रीजनिंग होती है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा देखा गया था। तो अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग के लिए भी आप इसको कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। बेसिकली अगर आपने पहले कभी रीजनिंग किया होगा तो अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग को आप ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट वाले एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग पर बेस्ड थे, कुछ क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन पे भी बेस्ड थे, और कुछ क्वेश्चन आपका मीन्स क्लॉक वाला भी क्वेश्चन आपका सेक्शन दे रखा हुआ था, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और इसके साथ ही साथ में ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, तो उसको भी करके जाइए। कुछ नंबर वाले भी वहाँ पे रीजनिंग हो सकते हैं, जैसे कि इसके बाद क्या नंबर आ सकता है, क्या नंबर होगा, इससे भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। मतलब रीजनिंग का लेवल बहुत ही नॉमिनल लेवल का होता है, तो उसको आप इसलिए कर सकते हैं, ये ज़्यादा टफ नहीं होता। तो रीजनिंग में तो आप पूरे 18 to 19 क्वेश्चंस को आप करेक्ट करने की कैपेसिटी रख सकते हैं। थोड़ी सी बस आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। कोई भी रीजनिंग की बुक होगी आपके पास में या नहीं होगी तो गूगल सर्च करके, यूट्यूब से भी कुछ क्वेश्चन सेट दे रखे हुए होते हैं, वहाँ से भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर रखा हुआ है राइट आंसर के साथ में, तो वहाँ से भी आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के DSSB की प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर सॉल्ट पेपर दे रखा हुआ है। और उसके साथ ही साथ में मैंने वहाँ पे कुछ वीडियोस भी अपलोड कर रखे हुए हैं जो कि आपके DSSB एग्ज़ाम के रिलेटेड है, तो उसको भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे हमने देखा कि ये 3 ऐसे सेक्शन होते हैं आपके जिसमें कि आप के लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, इसमें आप अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है मैथ्स। बहुत सारे बच्चों की मैथ्स उतनी अच्छी नहीं होती है, तो मैथ्स में थोड़ी सी उन्हें प्रॉब्लम आएगी। मैथ्स में भी वही सिलेबस होता है आपका, परसेंटेज होता है, रेशियो निकालना होता है, प्रोपोर्शन होता है, LCM HCF, इसके बाद में आपका प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। डिस्टेंस एंड टाइम, इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जैसा कि एवरेज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता है, तो उसको आप कर सकते हैं। और अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है या फिर आप इन चीज़ों को पहले से जानते हैं, कर रहे होते हैं, तब तो आप अभी इसकी तैयारी कीजिए। और अगर आपने अभी तक मैथ्स सेक्शन को नहीं पढ़ा है या फिर आपका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं ये कहूँगी कि अब क्योंकि लास्ट के मुश्किल से 20 डेज़ ही रह गए हैं, तो अब इसमें जो पार्ट आपका बेटर है उसको आप बेस्ट बनाने पे ध्यान दीजिए। जो चीज़ आपको नहीं आती, जो चीज़ आपका वीक है, जो पार्ट आपका वीक है उसको आप स्किप कर सकते हैं। जैसे कि मैथ का पार्ट अगर आपको थोड़ा सा वीक है, पहले से ही वीक है, तो अब इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैथ्स होता है वो प्रैक्टिस की चीज़ है। आप पहले चीज़ों को समझना होगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी होगी। कैलकुलेशन भी फास्ट होना चाहिए यहाँ पे, और वहाँ पे एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि कैलकुलेशन आप फटाफट से, मतलब लंबे लंबे कैलकुलेशन आप कर पाओ। तो अगर मैथ्स का पोर्शन आपका वीक है तो इसके लिए अब आपके पास टाइम नहीं है इस पे ध्यान देने के लिए। अब आप नेक्स्ट वाला जो फॉर्म आएगा उसके लिए तैयारी करेंगे, तो मैथ्स पर स्टार्टिंग से ही ध्यान दीजिएगा। अब इसके लिए ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है। तो मैथ्स में 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस को आप एक बार देख लीजिएगा। 20 क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि 20 के 20 ही क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें से भी 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप इजीली कर पाएंगे। जैसे कि LCM निकालना, सबको आता है LCM निकालना, है ना, SCF निकालना, या फिर भिन्न बताना कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो इस टाइप से भी कुछ इजी क्वेश्चन होंगे जो कि आप इसमें कर पाएंगे। तो मैथ्स के क्वेश्चन को एक बार आपको देख लेना है क्या क्या है। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि आप कर पा रहे हैं
तो उसका कैलकुलेशन आप कीजिए वहाँ पे। और अगर लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे तो क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेशन होती है ना, तो टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली आपको 6 क्वेश्चन तक अगर आप कर लेते हैं, अगर मैथ्स वीक है, ध्यान नहीं दिया मैथ पे, तो 6 क्वेश्चन भी अगर कर लेते हैं तो काफ़ी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। एक भी नंबर का कैलकुलेशन में अगर एक भी डिजिट का कहीं पे एक भी डिजिट की मिस्टेक हो गई तो आंसर आपके गलत आएंगे, और वो तो जाएगा ही जाएगा क्वेश्चन, साथ में दूसरे भी क्वेश्चन को ले डूबेगा। इसलिए इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद इसका लास्ट जो सेक्शन आता है वो है करंट अफेयर या जीके। इसमें आपका करंट अफेयर एंड जीके दोनों मिक्स होता है। अब क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है, ये एग्ज़ाम आपका फरवरी में लिया जा रहा है 2022 में, तो मोस्ट प्रोबेबल कि 2021 का पूरा करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा, जनवरी से लेकर के। इवन आप जनवरी 2021 से लेकर के जनवरी 2022 यहाँ तक के पूरे टाइम ड्यूरेशन के करंट अफेयर को अगर देख सकते हैं तो देखिए, अदरवाइज़ लास्ट 6-7 मंथ के करंट अफेयर को देखिए। लास्ट जून से लेकर के जनवरी तक के करंट अफेयर को देख सकते हैं, या फिर जून टू दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर को देखिए, और वहाँ पे ये आपके लिए होगा। अगर इसको कर सकते हैं तो कीजिए, ये बिल्कुल आपका याद करने वाला पोर्शन है, ये बिल्कुल आपको याद करना होगा। इसके लिए तैयारी इसकी इकट्ठे नहीं हो जाती है, शुरू से आपको इसके लिए लगना पड़ता है। कम से कम एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले से ही करंट अफेयर पर फोकस करना स्टार्ट करना पड़ता है, ताकि चीज़ें आपके माइंड में रहें। बट अभी भी कुछ टाइम आपके पास है, इसमें आप एटलीस्ट रोज़ का 15 मिनट आप निकालिए, 20 डेज़ हैं अभी, तो करंट अफेयर आप इसको देख सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको कवर कर सकें उतना आप कवर करिए। थोड़ा सा पार्ट इसमें जीके भी होता है तो वो मिक्सअप हो जाता है, थोड़ा सा ईवीएस भी होगा, वो मिक्सअप हो जाएगा एक तरह से। करंट अफेयर, जीके और ईवीएस ये पूरा मिक्सअप हो जाएगा आपका, वो रिलेट करके ही पूछेंगे। तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अब तो वैसे 20 डेज़ ही रह गए हैं। आप क्या करें, कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाएं, करंट अफेयर को वहाँ से देखना स्टार्ट कर लें। किसी भी चैनल को देखें, उसको रेगुलरली देखें। उसमें बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें कि मंथली वाइज भी बना हुआ है, पर डे वाइज भी बना हुआ है। तो पर डे का तो 365 डेज़ का तो करंट अफेयर नहीं हो पाएगा। जो मंथली वाइज बना है, जो शॉर्टकट में बना हुआ है जो वीडियो, उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ भी 10 में से एटलीस्ट 12 क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हुई पार्ट 1 की बात। और बेसिकली इसमें ये 3 पोर्शन जो है, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, ये आपके मार्क्स वाले हैं। इसमें आप अच्छा कर सकते हैं। तो अगर इसमें बेसिकली ये चीज़ है कि अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो 40% आपको पार्ट 1 में लेकर के आना है, तभी आपका पार्ट 2 चेक होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि अब लास्ट के टाइम में किस तरह से आप अपने पार्ट 1 की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हो या इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, उसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ टॉपिक्स को करके ही नहीं जाना है, वहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर प्रैक्टिस भी करिए कि कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, तभी एग्ज़ाम में आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूँगी, जिसमें कि हम समझेंगे कि पार्ट 2 की तैयारी को कैसे किया जाए, साइकोलॉजी में कौन कौन से पार्ट को पढ़ा जाए, किस टॉपिक पर कितना फोकस किया जाए। तो बेसिकली सो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आप सभी कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और यहाँ मैं बता दूँ कि DSSB, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो DSSB की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर के आप बाकी की वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।